मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अभी सेल शुरू किया था, ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिसमें सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में हम आपसे बता रहे थे, आपसे पढ़ाया था। और जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही पढ़ा दिए थे, और सीरीज़ के कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए थे, पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे। तो मैं एक बार फिर दोबारा से एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। इस पेज में देखिए, हमने पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ा है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल में हमारा एक रिजल्ट आ रहा है, बार बार जिस रिजल्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास एक कॉमन जो हम स्पेशल केस लेते हैं कि हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल और आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आइडेंटिकल सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट किया तो हमारे पास जो मैक्सिमम करंट जो आ रहा है वो हमारे पास I दिखाया जा रहा है, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर बाई एन प्लस आर। मतलब पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, n सेल्स हैं तो r बाई एन हो गया, प्लस इनके साथ सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो r इक्विवेलेंट हो गया। और पैरेलल में ईएमएफ सभी का ई है तो ईएमएफ ऐड नहीं होगा, जो ईएमएफ है वही ईएमएफ रहेगा अगर ईएमएफ सेम है तो। वरना हमारे पास हमने एक फॉर्मूला बताया था ई इक्विवेलेंट के लिए, जो हमने आपसे बताया था समीशन ऑफ ई अपॉन आर अपॉन समीशन ऑफ 1 अपॉन आर। वो फॉर्मूला भी लगाएंगे तो सेम हमारे पास ईएमएफ ई ही आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि अगर सेल अगर सेम है, सभी सेल्स का ईएमएफ सेम है, तो पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर जो नेट ईएमएफ होगा, ई इक्विवेलेंट होगा, वो हमारे पास ई ही रहेगा। ये बस ये याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर जो रेजिस्टेंसीज है वो हमारे पास अगर आर 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 हैं पैरेलल में जुड़े हुए, तो पैरेलल के अंदर जब हम आर पी निकालेंगे तो हमें पता है क्या हो जाएगा, अगर एन है तो क्या हो जाएगा आर बाई एन, और इसके बाद ये एक्सटर्नल के साथ जुड़ा हुआ है तो आर बाई एन प्लस आर हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मैंने ये पीछे के टॉपिक रिवाइज कराए हैं। उसके बाद मैक्सिमम करंट पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग के अंदर हमने आपसे बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मैं सबसे पहले तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल है उसके न्यूमेरिकल से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं कहता हूँ कि एक न्यूमेरिकल में लिखता हूँ यहाँ पर 3 सेल्स of EMF 3 volt, 4 volt and 6 volt are connected in parallel. Their internal resistance are 1 ohm, 2 ohm and 1 ohm respectively. Find, आपसे पूछा गया है E equivalent, R equivalent या E effective and R effective, and also find I मतलब करंट when capital R is equal to 1.6 ohm are connected. क्लियर? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास एक सेल है और इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक डायग्राम और बनाया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है। ये कहता है कि ये 1 ओम और यहाँ पर जो सेल कनेक्ट है वो इस तरह से 3 वोल्ट, उसके बाद दूसरा है 4 वोल्ट, यहाँ जो कनेक्ट है ये है 2 ओम, उसके बाद तीसरा ये कहता है कि 6 वोल्ट,
और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 1 ओम, और इन सभी के कनेक्शन के बाद यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 1.6। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह का कनेक्शन दिया हुआ है। और आपने यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है भाई? एक तो आपने ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ई इक्विवेलेंट के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बताया था? समेशन ऑफ ई अपॉन आर वन, ई अपॉन आर समेशन ऑफ 1 अपॉन आर। बोलो बताया था कि नहीं? इसका मतलब है कि भाई पहला है, आप देखिए जो ये सेल है, इन दोनों सेल के रेस्पेक्ट में कैसे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम लेते हो, यहाँ पॉजिटिव लेते हो, तो किसी एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप मान लीजिए इसको नेगेटिव लोगे तो इन दोनों को पॉजिटिव, अगर इन दोनों को पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव। किसी एक को पॉजिटिव या नेगेटिव तो मानकर चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो, तो आप क्या कहोगे भाई? इसका EMF कितना है? 3 वोल्ट अपॉन इसका EMF कितना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 प्लस, अब इसका EMF कितना है? 4। तो इसको मैं 4 नहीं लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, क्योंकि देखो इनका कनेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इनका कनेक्शन एक दूसरे से कैसा है? अपोजिट है। अगर सेल का कनेक्शन अपोजिट हो जाता है ना, तो माइनस साइन लग जाएगा। -4 अपॉन 2 फिर प्लस, इसका और इसका कनेक्शन देखिए, शायद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 1 हो गया। अपॉन में 1 अपॉन आर मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1। मेरी बात समझ आ गई? जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ई इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, तो कितना आ गया ऊपर? 7 अपॉन, और नीचे क्या आ गया भाई? 1 प्लस 1 2, 2.5 5/2, 2.5 तो होता है 5/2, तो 14/5 मीन्स 2.8 वोल्ट। ये हमारे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट। तो इस केस में हमने आर इक्विवेलेंट क्या बताया था? हमने आपसे आर इक्विवेलेंट बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज R/N प्लस कैपिटल आर। बोलो बताया था कि नहीं? पर R/N उसमें बताया था जब हमारे पास क्या हो, सारे के सारे सेम हो, वरना RP। अब RP निकालना है, तो RP क्या निकालोगे भाई? तो आप क्या करोगे? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 1। भाई ये तीनों पैरेलल है ना, तो 1 अपॉन 1 1/2 एंड 1/1। तो ये RP इज इक्वल टू अभी अभी निकाला था, कितना था? 5/2 हो। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो RP 5/2 प्लस 1.6, तो 2.5 प्लस 1.6 कितना आ गया? 4.1। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.1 ओम। यहाँ तक ठीक है भाई? क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अब आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड I मैक्सिमम। तो करंट क्या होता है भाई? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। मेरे हिसाब से तो यही होता है। तो ये कितना है बेटा? 2.8 अपॉन ये क्या हो गया? 4.1। तो आगे आप मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो सॉरी मेरे हिसाब से कुछ गलत हो गया क्या? ये 5/2 RP, ये 1 अपॉन RP है बेटा। अगर RP निकालेंगे तो क्या आएगा? 2/5 आएगा। ठीक है, 2/5 ओम ये हमारे पास RP आएगा, और 2/5 है। 2/5 को क्या लिखते हैं? 0.2, सॉरी 0.4, ये 0.4 आएगा भाई, 0.4, और ये कितना आ जाएगा? 2.0। ये 2 आ गया, तो 2.0 कर देते हैं, कितना आ गया? 1.4 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल आपको कराया, जिस तरह आपने इसका सॉल्यूशन करना है। आगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे? मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब है कि इस तरह की ग्रुपिंग जिसमें हम सीरीज भी ले लें और पैरेलल भी ले लें, सीरीज भी ले लें और पैरेलल भी ले लें। समझ आ गया? अगला मैं आपको बता रहा हूँ मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वी टेक M/N सेल्स।
हमने कितने सेल्स ले लिए भाई, m/m, आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स ले लिए विच हैव EMF E and internal resistance R। जिनका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। आपने अब कनेक्शन कैसे करना है, तो आपने देखो बेटा डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स पढ़ी है ना, तो उस तरह से मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यू सेल ले लेंगे, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, अगेन सेल EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। इस तरह से हम यू सेल्स का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और हम कितने सेल लेंगे, n सेल्स। एक लाइन में कितने सेल कनेक्ट किए हमने, n सेल्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेकंड रो ले लेते हैं, सेम इसी तरह से मेरे हिसाब से आप दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है, हो गया। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, m नंबर ऑफ रोज लेनी है। कितने लेनी है भाई, m नंबर ऑफ रोज। देखिए ध्यान से, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। मेरी बात समझ गए। इस तरह से हम क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर कितनी है बेटा, m रोज है, ठीक है। देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह ये कौन सी रो है, m रो है। और ये क्या है, कॉलम। पढ़े हुए हैं आपने, कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कितने सेल जोड़े, n, तो कॉलम कितने हो गए, n। तो ये किस ऑर्डर में आ गया, m/n ऑर्डर में आ गया। ये किस में आ गया, m/n ऑर्डर, मतलब हमारे पास m/n सेल हो गए। अब सभी सेल्स आइडेंटिकल है, सभी का EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो अब ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा कि फर्स्ट रो को देखते हैं तो सीरीज है, सेकंड रो को देखते हैं तो सीरीज कनेक्शन है, थर्ड रो को देखा तो भी सीरीज कनेक्शन है, इसी तरह से हर एक रो में सीरीज कनेक्शन है। अब सेकंड बात, सेकंड पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से ये सभी एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल कनेक्शन में है। इन सेल्स को देखते हैं तो सीरीज है, पर ये कंप्लीट रो इस कंप्लीट रो के साथ क्या है, पैरेलल। तो हमने क्या कह दिया, मिक्स ग्रुपिंग है, मतलब हम एक ऐसी ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सेल्स सीरीज में भी कनेक्ट है और पैरेलल में भी कनेक्ट है, और आगे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो अब मैंने क्या किया, अगले पॉइंट में एक और डायग्राम बनाया। एक और डायग्राम क्या बनाया, क्या मैं इसको देखता हूँ तो ये सीरीज का सॉल्यूशन कर सकता हूँ। सीरीज में हमने बेटा पढ़ा हुआ है कि जब हम इसको पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन को, तो हम क्या कहेंगे भाई, कि भाई इनका E इक्विवेलेंट इनका सम हो जाता है और R इक्विवेलेंट इनका भी सम हो जाता है। मतलब अगर n सेल हैं तो अगर n सेल्स को अगर यूँ सीरीज में जोड़ दिया जाए, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, तो उनका EMF क्या होता है, ऐड हो जाता है। आपने पढ़ा था E1 + E2 + E3, इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास n सेल है और सभी का EMF E है, तो यहाँ पर जो हम एक इक्विवेलेंट सेल बनाना चाहते हैं तो उसका EMF क्या लिख दे, NE। अब एक सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो हमारे पास n सेल है, सीरीज में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस NR। इसी तरह सेकंड रो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सेम NE NR, और इस तरह से हर रो का क्या हो जाएगा, NE NR। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से जो कनेक्शन था मैं उस कनेक्शन को दोबारा से कर देता हूँ, क्लियर। और ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जुड़ा हुआ था इसके साथ, ये हमने इसका कनेक्शन कर दिया, ये NE और ये NR,
क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर हमारे पास हर सेल का ईएमएफ सेम हो और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो तो हमारे पास जो मैक्सिमम करंट होता है वो क्या होता है। यहाँ पर हम पता है क्या कहेंगे, हियर नेट ईएमएफ क्या होगा हमारे पास, एन ई। बोलो होगा कि नहीं? अब हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसको, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से तो आरपी होता है, और आरपी क्या हो जाएगा भाई, एक सेल में एन आर रेजिस्टेंस है, दूसरे में भी एन आर है, और सभी पैरेलल में। और पैरेलल में कितने हैं, एम है, क्योंकि हमने क्या कहा था भाई, एम रोज है ना ये तो हमारे पास, तो एम सेल है तो क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन एम। बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो पैरेलल में जैसे 1/RP प्लस 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1 इस तरह से करते हैं, तो सभी सेम है तो m टाइम्स हो जाएगा, तो एन आर बाई क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, मैं कह देता हूँ यहाँ पर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है भाई, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कितना जोड़ रखा है हमने, कैपिटल आर कनेक्ट किया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो डायग्राम के अंदर कैपिटल आर लगा रखा है। तो हम क्या कह देंगे भाई, हम आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और आर इक्विवेलेंट में मैंने क्या कहा था बेटा, आर पी प्लस कैपिटल आर। बोलो कहा था कि नहीं? अब हम क्या कहेंगे बेटा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। बोलो हो गया कि नहीं? ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। फिर हम क्या कहेंगे, देन करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज, देखिए यहाँ से करंट जाएगा बेटा, अब यहाँ पर इसके अंदर करंट कितना गया, आई, ऐसे, तो इस कैपिटल आर के अंदर करंट कितना गया, आई इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था भाई, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, पढ़ा था कि नहीं? ई इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, एन ई, और आर इक्विवेलेंट क्या है बेटा, एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। बोलो है कि नहीं? मतलब हम क्या कह सकते हैं, एलसीएम लें तो एन ई अपॉन, ये क्या हो गया भाई, एन ई प्लस एम आर अपॉन एम लिख दूँ, एम ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हमारे पास आई इज इक्वल टू आ गया एन एम ई अपॉन एन ई प्लस एम आर। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। करंट पास थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है आर, इसमें से करंट पास हो रहा है आई। समझ आ गया होगा? तो ये हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन थी वो हो गई। पर जो मेन हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, कि हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। आपसे ये कह दिए कि भाई हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में काफ़ी सारे सेल्स पड़े हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस पड़ा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बता दी जाती है, और आपसे कह दिया जाता है कि आप 50 सेल्स को कनेक्ट करिए, और 50 सेल्स को इस तरह से कनेक्ट करिए कि हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में मैक्सिमम करंट पास हो। क्या पास हो भाई, मैक्सिमम करंट। तो काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर ले तो ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, अगर ईएमएफ बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी और करंट ज़्यादा पास हो जाएगा। पर हम ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई अगर सीरीज कनेक्शन करें तो हमारा रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कि भाई पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम होगा, ये सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, बट ईएमएफ भी तो नहीं बढ़ेगा, वो भी हमने आपसे बता रखा है, जो अभी अभी हमने आपसे बताया। तो इस तरह से तो कैसा कनेक्शन हो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम करंट। किसके लिए पूछा जाता है, फॉर मैक्सिमम करंट पास थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
in mixed grouping of cell. In mixed grouping of cells. सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग के अंदर जब मैक्सिमम करंट किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होगा उसके लिए क्या करेंगे? हेयर हम क्या कहेंगे बेटा, एन एम ई एंड आर ऑल नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है। पहली बात तो ना तो नंबर ऑफ कॉलम, मतलब अगर आपने एक सेल भी जोड़ा तो एक कॉलम और एक रो तो बनी गई, दो सेल जोड़े तो भी एक रो या दो रो या फिर एक कॉलम दो कॉलम इस तरह से बनी जाएंगे। तो एन एम की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। किसी भी सेल की का ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सॉरी एन आर है बेटा ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। अगर ये जीरो नहीं हो सकते तो हम क्या चाहते हैं, फॉर मैक्सिमम करंट आप एक बात बताइए, एन एम ई लिखा हुआ है, ई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो बेटा हम चाहते हैं कि नीचे की वैल्यू स्मॉल हो जाए तो क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम। हम क्या कहेंगे, एन आर प्लस एम आर मिनिमम ले लें। हम क्या चाहते हैं कि भाई ये वैल्यू क्या हो जाए भाई, मिनिमम हो जाए। मिनिमम का मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको जीरो ही ले लेते हैं। भाई जीरो कैसे करोगे, तो इसका मतलब तो एन आर किसी न किसी एक की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है, तब जाकर जीरो होगा। तो ये वैल्यू भी हम नहीं बता सकते। हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो हम क्या कर देते हैं, इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर देते हैं, थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। हम चाहते हैं कि फॉर मैक्सिमम करंट एन आर प्लस एम आर की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम। देखिए अब मिनिमम की कंडीशन निकालते हैं। हमने क्या किया बेटा, इसको अंडर रूट ऑफ एन आर का स्क्वायर लिख दिया, इसको हमने लिख दिया अंडर रूट ऑफ एम आर होल स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं, हो गया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर प्लस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एन आर अंडर रूट ऑफ एम आर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ऑफ एन आर अंडर रूट ऑफ एम आर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई हमने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मेरी बात समझ आ गई होगी। इस कंडीशन को निकालने के लिए हमने इसके अंदर क्या कर दिया भाई, टू अंडर रूट ऑफ एम आर अंडर रूट ऑफ एन आर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। समझ आ गया। अब अगले केस में क्या करेंगे, भाई ये वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने ये लिख दिया अंडर रूट ऑफ एन आर माइनस अंडर रूट ऑफ एम आर होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एन आर अंडर रूट ऑफ एम आर। क्लियर है भाई? भाई देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये तो जो लिखा हुआ था वैसे का वैसा लिख दिया। बेटा दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी नो। भाई किसी का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब कोई वैल्यू जीरो और इनमें से कोई वैल्यू जीरो है नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो जब तक इनमें कोई वैल्यू जीरो नहीं है तो हम क्या कहेंगे, 2 अंडर रूट ऑफ एन आर अंडर रूट ऑफ एम आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हम जानते हैं कि किसी का प्रोडक्ट जीरो उसी केस में होगा जब कोई एक वैल्यू जीरो और इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है। पर हम ये तो कह सकते हैं कि किसी का सब्ट्रैक्शन तो जीरो आ सकता है, किसी का डिफरेंस तो जीरो आ सकता है। भाई कोई वैल्यू जीरो नहीं है ये बात सही है, पर क्या किसी का सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं आ सकता? आ सकता है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो जाए एन आर और एम आर का, तो मेरे हिसाब से ये दोनों हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एन आर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एम आर इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं, जीरो। अगर ये जीरो हो सकते हैं तो क्या कह देंगे बेटा, एन आर इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, एम आर। और हमने क्या लिख दिया, एन आर अपॉन एम इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कैपिटल आर। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इन combination of cells is equal to external resistance
अगर आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कॉम्बिनेशन का है, कि आप इस तरह से कनेक्ट करिए कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आए वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन वी गेट मैक्सिमम करंट। तो हम क्या निकाल पाएंगे भाई? मैक्सिमम करंट निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हमने आपसे ये बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स हम एक बार लेंगे अभी, न्यूमेरिकल्स निकालने के बाद हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ अभी एक न्यूमेरिकल मैं लूँगा जिसमें मैं कुछ सेल्स लेता हूँ, जैसे 8 या 10 सेल ले लिए, और एक NCERT न्यूमेरिकल भी है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, वो सब हम अभी करते हैं, उसके बाद आपको और भी अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया भाई? मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिसके अंदर आप मैक्सिमम करंट पास कर सकते हो। मैक्सिमम करंट पास करने की कंडीशन क्या होगी? जो मैंने आपसे बताया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के कॉम्बिनेशंस का है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि उस केस में मैक्सिमम करंट पास हो सकता है। उस केस में क्या हो सकता है भैया? मैक्सिमम करंट पास हो सकता है। ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं कि इसी थ्योरम का नाम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपको पता है कि पावर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई करंट होता है, और करंट जब मैक्सिमम हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, चलो एक मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, इजी न्यूमेरिकल है, शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपसे ये कह दिया जाता है कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ईच रोज कंटेन्स, मैं लिखता हूँ इन मिक्स ग्रुपिंग 5 rows are connected in parallel and each row contains 10 cells of each of EMF मैं ले लेता हूँ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ले लेता हूँ। ठीक है, 1 ओम। क्लियर? हमने कह दिया कि इसके अंदर आपने करंट फाइंड आउट करना है। फाइंड I when capital R is equal to 20 ohm connected। ठीक है, एक तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि कैपिटल R अगर 20 ओम कनेक्ट कर देंगे तो करंट क्या होगा। और तो देखिए हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर हमने 5 अलग अलग रो ले ली, हर रो में सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ये कनेक्ट आई 1 2 3 4 5 हो गया। ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है भाई, पैरेलल ग्रुपिंग दिखाई रखी है हमसे। हो गया भाई, पांचों सेल 1 2 3 4 5। EMF कितना दे रखा है भाई? 1.5 वोल्ट 1 ओम। सभी 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के हैं। हो गया भाई, 1.5 वोल्ट 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट फाइंड आउट करना है आपने, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट आई हो, कितने ओम का है भाई?
20 ओम। आपने आई निकालना है भाई। आई के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है तो सही, क्या पढ़ा था आपने, NR/M प्लस कैपिटल R। अब आपको पता है आपके पास N क्या है, 1 है। अरे एक ही तो सेल कनेक्ट है। और M कितना है, कितनी रो हैं ये, 5 है। M 5 हो गया। EMF कितना है बेटा आपके पास, 1.5 वोल्ट गिवन है। स्मॉल r कितना गिवन है, 1 ओम गिवन है। कैपिटल 20 ओम गिवन है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आई आ जाएगा आपके पास। जैसे ही n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1.5 अपॉन r की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 1, m कितना है 5 प्लस कैपिटल R कितना है 20। आगे सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। मेरे हिसाब से तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कर लेना, ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, एम्पियर में आ जाएगा। मैं दूसरा एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल हमने लिया था। दूसरा न्यूमेरिकल हम मिक्स ग्रुपिंग से लेंगे। मैं मान लीजिए आपसे, ये न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा जाता है, जो अभी मैं आपसे दे रहा हूँ ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। मैं कहता हूँ देखिए, आपसे मान लीजिए ये कह दिया कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें कितने सेल हैं, 100 सेल्स, और ईच ऑफ EMF उनका EMF बता दिया जाता है, जैसे कि 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लिख देता हूँ 1 ओम। ठीक है, ये उन सभी की कंडीशन है, ठीक है। उनको अरेंज किया जाता है, आर अरेंज विद 25 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। फाइंड द अरेंजमेंट, आपसे ये कहा जाएगा, फाइंड द अरेंजमेंट टू गेट मैक्सिमम करंट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब आपसे ये कह दिया कि आपके पास 100 सेल हैं, आपने उनको कनेक्ट करना है और आपने उनको 25 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। अब आपकी मर्जी है कि अब एक भी छूटना भी नहीं चाहिए, 100 के 100 सेल कनेक्ट करने हैं और कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है। अब आप किस तरह की सीरीज़ बनाते हो, किस तरह आप उनको पैरेलल बनाते हो, ये डिपेंड करता है। पर करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए उस केस में, उससे ज़्यादा करंट और किसी अरेंजमेंट में नहीं आने चाहिए। जैसे कई बार बच्चे ये कहते हैं कि हमने 10 सेल्स को सीरीज़ बनाया, फिर उनके साथ उन सभी की पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाई। एक बच्चा ये कहता है कि मैं तो 20 सेल्स की सीरीज़ बनाकर फिर पैरेलल बनाता हूँ। एक बच्चा ये कहता है कि मैं 25 सेल्स की सीरीज़ बनाकर फिर पैरेलल कनेक्शन करता हूँ। तो इस तरह से सभी का अलग अलग, और ज़रूरी नहीं है कि इक्वल अरेंजमेंट हो। मेरी बात समझ गए। अब हम जैसे कि मिक्स ग्रुपिंग में पढ़ते हैं, तो जैसे कि एक लाइन में एक सीरीज़ में अगर आपने 5 सेल जोड़ दिए तो अगले में भी 5 ही जोड़ने होंगे इस मिक्स ग्रुपिंग में, क्योंकि सभी का EMF और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आप एक बात बताओ, जब हम इस तरह की ग्रुपिंग पढ़ते हैं हमारे पास टोटल सेल कितने हैं, 100। बेटा अगर मैं बात करूं M/N ऑर्डर की, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल M/N थे भाई, M रो और N कॉलम, तो हमने कितना लिख दिया, 100। मेरे हिसाब से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या जानी चाहिए, 100 आ जानी चाहिए। ये तो हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन ही आ गई। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आपसे ये कहा जाए करंट विल बी मैक्सिमम, क्या कहा जाए भाई, करंट विल बी मैक्सिमम, ये किस कंडीशन में होता है, तो वो हमने अभी अभी पढ़ा था, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बोलो पढ़ा था कि नहीं। करंट विल बी मैक्सिमम इस कंडीशन पर होगा। आप एक बात बताइए, N/M, R कितना दिया हुआ है भाई, 1 ओम इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, N/M इज इक्वल टू 25 आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से मेरे हिसाब से इन कैलकुलेट करके N और M की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या कह दिया भाई, यहाँ से अगर हम कहेंगे तो N इज इक्वल टू 25M हो गया। हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो M मल्टीप्लाई बाई 25M इज इक्वल टू 100 और M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2।
बोलो आ गया कि नहीं। एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 25 नीचे जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब m हमारे पास 2 आ गया, m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 2 पुट करो, कहीं भी कोई भी इक्वेशन में पुट करिए, कितना आ जाएगा 50। मतलब ये क्या कहता है कि आपने एक रो में 50 सेल जोड़ने और कितनी रो बनानी है, 2। उस केस में आप क्या करोगे, मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस कराओगे। मेरी बात समझ गए, पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपने इस तरह का अरेंजमेंट बताना है। और भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आपकी बुक के अंदर हैं, बुक में से आप और भी कुछ सॉल्यूशंस करना, कुछ प्रैक्टिस करना। और मिक्स ग्रुपिंग का जो टॉपिक था मेरे हिसाब से लगभग ये टॉपिक ख़त्म हो गया, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं जो आगे हम करेंगे वो हम आपको अगली प्रैक्टिस में कराएंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।